बिलियन पढ़ा रहा था। मैंने बिलियन में कुछ बेसिक कंसेप्ट दिया, बेसिक जानकारी मैंने पदार्थ के बारे में बताया कि पदार्थ के निर्माण से ही बिलियन बनाया। बिलियन समांगी मिश्रण को ही हम लोग बिलियन कहते हैं। तब बिलियन के बारे में उसमें हमने बताया, बिलियन का डिफिनेशन कराया, विलायक के बारे में बताया और विलय के बारे में बताया। आज हम उसके आगे वीडियो के सेकंड पार्ट में आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिलियनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है, किन किन आधारों पर हम बिलियन का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो बिलियन का क्लासिफिकेशन करने के लिए आइए पहले हम लोग हेडिंग देते हैं बिलियनों का वर्गीकरण, इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग कहेंगे बिलियनों का वर्गीकरण निम्नलिखित या निम्न आधारों पर किया जाता है। बिलियनों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से आधार आते हैं इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक की चर्चा करेंगे, कैपिटल इसमें हम लोग हेडिंग देंगे, हेडिंग देकर सब फिर इसके बिलियन के वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। हमने बताया बिलियन का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जब आप करेंगे तो निम्न आधारों पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट आधार उठाते हैं इसमें ए नंबर, बिलियन में उपस्थित अवयवों की संख्या के आधार पर, संख्या नंबर के आधार पर। नंबर के जब आधार पर आप बिलियन का वर्गीकरण करेंगे तो किन आधारों पर, नंबर के आधार पर जब करेंगे तो बिलियन होते कितने प्रकार के हैं। तो फर्स्ट कहता है कि बिलियन नंबर के आधार पर 3 प्रकार के, कौन कौन से, द्विआंगी बिलियन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरे को कहते हैं त्रिआंगी बिलियन, टर्नरी सॉल्यूशन। तीसरा चतुष्आंगी बिलियन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तब बिलियन में उपस्थित अवयव क्या होता है, अवयव का अर्थ होता है पदार्थ, कौन कौन सी चीज बिलियन में, कौन कौन से पदार्थ बिलियन में मिले हुए हैं, उनके आधार पर जब बिलियन का वर्गीकरण करेंगे तो इसमें हमें 3 पार्ट मिला, द्विआंगी, त्रिआंगी, चतुष्आंगी। अब सबके बारे में समझेंगे कि द्विआंगी क्या है, त्रिआंगी क्या है, चतुष्आंगी बिलियन क्या है। मतलब फर्स्ट इसका आधार हम संख्या के आधार पर कि कौन कौन से इसमें पदार्थ मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं, इसे आप लोग लिख लीजिएगा और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आइए बिलियन के वर्गीकरण के बारे में हम लोग समझते हैं। संख्या के आधार पर बिलियन का वर्गीकरण हमने किया तो 3 मिले, द्विआंगी, त्रिआंगी, चतुष्आंगी। इनमें क्या क्या होता है, इनके डिफिनेशन क्या होंगे, समझेंगे कैसे इसको समझाया जाए। सबसे पहले हम समझते हैं द्विआंगी बिलियन किसे कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो वैसा बिलियन जिसमें 2 अवयव उपस्थित रहते हैं उसे द्विआंगी बिलियन कहते हैं। कि वैसा बिलियन जिसमें 2 अवयव, वैसा बिलियन जिसमें 2 अवयव उपस्थित रहते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विआंगी बिलियन। तो द्विआंगी बिलियन को समझने से हमने क्या किया है कि एक उदाहरण उठाते हैं। एक उदाहरण जैसे आप एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, ग्लास में हमने क्या किया कि इसमें हमने चीनी और जल घोल दिया। हमने बताया था कि समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बिलियन। तो द्विआंगी बिलियन, तो चीनी एक प्रकार का अवयव है और जल भी क्या है, अवयव। हमने बताया था बिलियन के बारे में कि ये क्या है, घुलिया है, ऐसे कहते हैं विलय, और इसे कहते हैं ये घोलने का काम करता है, जिसे क्या कहते हैं, विलायक। जो घोलने का कार्य करता है, मिलाने का, उसे कहते हैं विलायक, और जो क्या करता है, घुलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलय। तो द्विआंगी बिलियन में 2 अवयव होने चाहिए, कोई भी हो, चीनी हो, जल हो, कोई भी, नमक हो या जल हो, तो उसमें मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बिलियन मिलेगा, सॉल्यूशन। तो जिस बिलियन में 2 अवयव उपस्थित रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं द्विआंगी बिलियन। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे चीनी जल का बिलियन, नमक और जल का बिलियन। तो इस प्रकार से चीनी जल को मिलाने तो क्या मिलेगा, शरबत मिलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिलियन। अब बात करते हैं हम लोग त्रिआंगी बिलियन के बारे में। त्रिआंगी बिलियन किसे कहेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। त्रिआंगी बिलियन के बारे में जब बात करेंगे तो वैसा बिलियन जिसमें 3 अवयव उपस्थित हो, वैसा बिलियन जिसमें क्या होनी चाहिए, 3 अवयव उपस्थित हो, उसे हम लोग कहते हैं त्रिआंगी बिलियन। जैसे यही काम एक बीकर लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने मिला दिया, जल ले लिया, नमक ले लिया और चीनी ले लीजिए।
तो हमने 3 अवयव मिले, एक जल हो गया, एक अवयव जल हो गया, एक नमक हो गया और एक क्या हो गया, चीनी हो गया। तो इससे हमें क्या मिला, त्रियांगी विलयन। जल की मात्रा होगी, नमक की मात्रा होगी, चीनी की मात्रा होगी। तो किसकी मात्रा किसकी होगी, इस प्रकार के बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, इसे याद किया, जिसमें 3 अवयव उपस्थित रहते हैं उसे हम लोग त्रियांगी विलयन कहते हैं। एक जैसे उदाहरण में हमने लिखा गया है कि जल, चीनी एवं नमक के विलयन को हम क्या कहते हैं, त्रियांगी विलयन, जिसमें 3 अवयव होने चाहिए। वो कोई भी पदार्थ हो जिसको घुलने पर क्या बने, हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, त्रियांगी विलयन। अब बात करते हैं तीसरे नंबर में चतुष्आंगी विलयन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ऐसा विलयन जिसमें क्या होना चाहिए, 4 अवयव, वैसा विलयन जिसमें 4 अवयव उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुष्आंगी विलयन। 4 अवयव, इसमें ही हमने क्या किया, इस बीकर में हमने क्या किया, जल लिया है, एक नमक लिया है और एक क्या लिया है, चीनी लिया है। इसमें बहुत प्रकार के और पदार्थ डालना चाहते हैं, एथी डाल दीजिए और कोई भी चीज जैसे नींबू का रस हमने डाल दिया, कोई भी ऐसा पदार्थ डाल दीजिए जिसके मिलने से क्या है, उसकी भी मात्रा इसमें निहित हो जाए। तो 4 अवयव के मिलने से जो विलयन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुष्आंगी विलयन। इस प्रकार से हमने क्या किया, विलयनों की संख्या के आधार पर जब हमने वर्गीकरण किया तो हमने विलयन के बारे में क्या समझा, त्रियांगी चतुष्आंगी विलयन। अब समझते हैं बी पार्ट में कि विलयन का वर्गीकरण, इसके आगे बढ़ेंगे। विलयन ये हमारा क्या था, संख्या के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। बी पार्ट में आते हैं विलयन के वर्गीकरण में। बी पार्ट में कहते हैं विलयन के प्रकृति के, विलायक की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। विलायक की प्रकृति के आधार पर जब विलयन का वर्गीकरण करेंगे, विलायक हमने बताया था विलय और ब्लैक सॉल्वेंट, तो हमने बताया था कि विलायक की प्रकृति के आधार पर जब विलयन का वर्गीकरण करेंगे तो 2 प्रकार के। तो विलायक कहते, अब सवाल का विलायक कहते किसे हैं, तो हमने बताया था कि विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, विलायक। अब विलायक हमेशा क्या करता है, घोलने का कार्य करता है, मतलब उसमें घोलता है विलयन। अब घुलने का काम कौन करता है, विलय, जो उसमें घुल जाता है। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या करता है, घोलने का काम करेगा, जिसकी मात्रा कम होती है वो घुलने का कार्य करेगा। तो ये कहते हैं कि विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा। तो विलायक की प्रकृति 2 प्रकार के, कौन कौन, एक जलीय और एक होता है अजलीय विलयन। जलीय विलयन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। जलीय विलयन, जलीय विलयन को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे सूचित करते हैं AQ से, याद रखिएगा इसे AQ से। तो जलीय विलयन से इसका तात्पर्य होता है कि इसमें जल की मात्रा होगी ही होगी। तो कहता है कि वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल, विलायक के रूप में जल उपस्थित रहता है उसे हम लोग कहते हैं जलीय विलयन। वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल उपस्थित रहता है उसे हम लोग कहते हैं जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे हमने एक उदाहरण लिया, जल एवं चीनी का विलयन, जल एवं चीनी का विलयन हमने बताया था कल भी कि उस फर्स्ट वीडियो के पार्ट में कि इसमें क्या कहते हैं कि विलय प्लस में विलायक, अब बनता है क्या, विलयन। बना क्या, विलायक प्लस विलायक बराबर विलयन। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए, तो जब आप घोलेंगे चीनी और जल को, जब शरबत बनाने की कोशिश करेंगे तो किसकी मात्रा अधिक होगी, जल की चीनी की। अगर आप 1 बोरा चीनी लेते हैं और उसमें गिलास पानी डाल दीजिए, वो शरबत बनेगा, नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें उसकी मात्रा क्या है, जल की मात्रा कम पड़ जाएगी, शरबत नहीं। शरबत बनाने के लिए आप 1 गिलास पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच या 5 ग्राम चीनी, 10 ग्राम चीनी की मात्रा उसमें घोलेंगे, तब वो शरबत बन सकता है। क्योंकि विलय क्या, इसमें हमें चीनी की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, विलायक है, क्योंकि ये घोलने का कार्य करता है। तो जो घोलने का कार्य करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलायक, और जो घुलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलय। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जलीय विलयन, जिसमें जल की मात्रा होती है उसे जलीय विलयन। अब दूसरा पार्ट में आते हैं अजलीय विलयन के बारे में, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे कि वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल के अतिरिक्त अन्य अवयव उपस्थित रहते हैं उसे अजलीय विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल मतलब ये जो द्रव है, द्रव के अतिरिक्त, जल के अतिरिक्त अन्य अवयव, अन्य पदार्थ उपस्थित रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं अजलीय विलयन। अजलीय विलयन देखिए, इसके उदाहरण में हम लेते हैं, उदाहरण से एग्जांपल का हो जाएंगे, अल्कोहल में जल का विलयन। अल्कोहल जो शराब होता है, बनता है, तो उसमें जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में जल मिलाया जाता है, कि ना कि अल्कोहल को जल में मिलाया जाता है। अगर आप अल्कोहल को जल में मिलाते हैं तो आपने पढ़ा होगा 10th वाले चैप्टर में, 10th क्लास में, कि जल को अल्कोहल में, जैसे
एल्कोहल को जल में नहीं मिलाया जाता, नहीं तो कांच पात्र टूट जाता है, जलने की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे जल को क्या मिलाया जाता है, एल्कोहल में मिलाया जाता है। जैसे इस प्रकार के कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोने में चांदी का मिश्रण। हम जानते हैं कि 24 कैरेट सोने का क्या करते हैं हम लोग, आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि मुलायम होता है, द्रवित अवस्था। तो इससे आभूषण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सोने में चांदी मिलाते हैं, सोना प्लस चांदी। अब क्या मिश्रण बनेगा, तो चांदी। तो ये जो इससे जो विलयन प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अजलीय विलयन। वैसा विलयन जिसमें जल के अतिरिक्त अन्य अवयव उपस्थित रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं अजलीय विलयन। तो आप इसे याद रखिएगा, विलयन के नेचर के आधार पर, विलयन प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के, जलीय और अजलीय। कंसेप्ट यही है कि जिसमें जल उपस्थित हो विलायक रूप में उसे हम लोग कहेंगे जलीय, और जिसमें जल के अतिरिक्त कोई अन्य अवयव विलायक रूप में उपस्थित हो उसे हम लोग कहेंगे अजलीय। यही कंसेप्ट है, इसे याद करने की कोशिश करिए। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं सी वाले पार्ट में, सी पार्ट। अब आते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन कर। सी में तीसरे पार्ट में आते हैं विलयन के वर्गीकरण में। सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन या सांद्रित विलयन। तनु विलयन को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है, तो सबसे पहले से हम समझते हैं तनु विलयन के बारे में, कि वैसा विलयन जिसकी सांद्रता 0.1 मोल, मोल कहीं कैपिटल है, मोलर से कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन से कहते हैं, जैसे तनु विलयन का आप जो मान कहेंगे, तो तनु विलयन के समझने से पहले कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कि जैसे आपके पास कोई ले लीजिए जैसा तेजाब है, अल्कोहल है, तो अगर आप तेजाब और अल्कोहल 100% अगर शुद्ध है तो उसका आप लोग प्रयोग नहीं कर सकते। अपने वास्तविक में अगर प्रयोग करेंगे तो उसे जल जाएगा, जलने की भावना उत्पन्न होगी, चाहे कांच पात्र टूट सकता है। तो अगर उसे हम लोग अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, उसे हम लोग तोड़ते हैं। तो तोड़ने के प्रकार अगर आप क्या करते हैं, बीकर ले लेंगे, कांच पात्र ले लेंगे, कांच पात्र में क्या करेंगे, एल्कोहल या तेजाब ले लीजिए, उसमें क्या करते हैं, या तो कोई अन्य पदार्थ या जल को मिलाएंगे। जैसे शराब है, तो शराब अगर शराब तो अल्कोहल का ही है, तो अल्कोहल उसमें क्या रहता है, या तो 10%, 12%, 40% से अल्कोहल ज्यादा है, नहीं तो आपको क्या करेगा, वो सारे आपके पार्ट्स को, जो भी शरीर के पार्ट्स उसको गला देगा। तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या करते हैं कि उसी विलयन को, जो हमारा तनु विलयन होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, तनु डाइल्यूट, तोड़ा हुआ विलयन, जिसमें जल मिलाते हैं या कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसे तोड़ते हैं, जैसे अपने हम लोग उपयोग कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में आता है कि सांद्रित या सांद्र विलयन किसे कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें जो हम लोग कहते हैं सांद्रित विलयन है कि वैसा विलयन जिसकी सांद्रता 0.1 m से अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रित विलयन। मतलब ये शुद्ध होता है, प्योर, इसका कहीं कहीं पर इसका उपयोग करते हैं, तो शुद्ध जो विलयन होता है उसे हम लोग कहते हैं सांद्रित विलयन। जैसे तेजाब हो गया, अल्कोहल हो गया, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो सांद्रित विलयन में आते हैं, जिसकी मात्रा में क्या होती है, 0.1 m से क्या होती है, अधिक होती है, उसे हम लोग कहते हैं सांद्रित विलयन। ये हमारा सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है, एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्रित विलयन। तो सांद्रित विलयन वैसा विलयन जिसकी सांद्रता 0.1 m से कम होती है, और सांद्रित विलयन कहते हैं कि वैसा विलयन जिसकी सांद्रता क्या कहते हैं, 0.1 m से अधिक होती है। ये सांद्रता के आधार पर। अब देखेंगे चौथा, डी में आते हैं विलयन का। अब आते हैं विलयन का वर्गीकरण, डी नंबर प्रकार। हमने विलयन का वर्गीकरण में आपको बताया, देखिए बांट दिया हमने तीन प्रकार में, पहले ए बताया, बी बताया, सी बताया। अब डी की चर्चा करते हैं। तो डी में कहता है कि विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार भौतिक अवस्था उनका क्या होता है, उसके आधार पर विलयन को कितने प्रकार में बांटा जाता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हमने बताया था पहले पदार्थ के फर्स्ट वाले वीडियो में, पदार्थ के वर्गीकरण में, कि पदार्थ का जब फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो पदार्थ हमारा तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो हमने भी इसमें विलयन का भौतिक अवस्था के आधार पर जब बांटा तो विलयन में हमारे कितना, तीन, 1, 2 और 3। पहले को हमने क्या किया, गैसीय विलयन, गैस सॉल्यूशन। दूसरे को हम क्या कहेंगे, द्रव विलयन, इसे कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरे को हमने क्या किया, ठोस विलयन। ठोस विलयन मतलब सॉलिड सॉल्यूशन। तो भौतिक अवस्था के जब आधार पर बांटेंगे तो विलयन तीन प्रकार के, गैसीय, द्रव और ठोस विलयन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गैसीय विलयन के बारे में। गैसीय विलयन होता क्या है, इसमें अर्थ क्या होंगे इसके, गैसीय विलयन के बारे में हम लोग समझते हैं। पहले इसे हम मिटा देते हैं, अब लिखेंगे इसे।
आइए, हमने बताया भौतिक विलयन की भौतिक अवस्था का जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार के, गैसीय, द्रव और ठोस। तो सबसे पहले हम लोग गैस के बारे में समझते हैं। गैसीय विलयन होगा क्या? तो गैसीय विलयन को समझने से पहले कहता है कि वैसा विलयन, इसका परिभाषा डेफिनेशन, वैसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। मतलब विलायक का क्या होता है? जो क्या करता है? घोलने का काम करता है, घोलेगा, घुलेगा नहीं, घोलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलायक क्या होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैसीय विलयन। इसमें एक कंसेप्ट है कि ऐसे विलयनों में विलायक तो गैसीय अवस्था में होता है, ऐसे विलयनों में क्या होता है कि इसमें ऐसे विलयनों में विलायक तो गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन या परंतु विलय जो होता है, जो घुलने का काम करता है, वो भी गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी होता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था के तीनों अवस्था में हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कौन? विलय, जो घुलने का काम करेगा, उसमें जो घुलेगा, जो घुलने का काम करता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। जैसे हमने कुछ उदाहरण उठाए हैं, एक तरफ हमने क्या लिखा है? विलायक और एक विलय, और ये जो बनता है एक उदाहरण के तौर पर हम लोग इसे लेंगे। तो हमने बताया था विलय, विलायक प्लस विलयस, विलय के मिलने से क्या बनता है? विलयन। तो सबसे पहले हमने गैस उठाया, गैस और गैस के विलयन की हम लोग जो प्रक्रिया को देखेंगे कि दोनों गैस ही होने चाहिए। ये क्या? विलायक भी गैस हो और विलय भी गैस हो, क्योंकि विलय तीनों हो सकता है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने एक उदाहरण उठाया, N2, N2 मतलब नाइट्रोजन में घुली हुई ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन में क्या करते हैं? O2 घोल देते हैं, तो ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों गैस मिल जाएंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे? इनके जो मिश्रण मिलेगा, इनके जो मिश्रण जो होगा, विलयन जो होगा, उसे हम लोग कहेंगे गैसीय विलयन, क्योंकि समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। गैस, अब हमारा विलय क्या होगा? गैस, और विलय क्या होगा? द्रव। तो जो इसका हमने क्या किया? विलय जो घुलने का काम करेगा वो द्रव होना चाहिए, गैस। तो हमने क्या किया? N2 उठा लिया, ये हमारा क्या हो गया? विलय क्या होना चाहिए? गैसीय अवस्था में। तो N2 क्या होता है? नाइट्रोजन हमेशा गैसीय अवस्था में रहता है। तो नाइट्रोजन में घुली हुई CaCl3 का विलयन, CaCl3 का विलयन ये जो होता है, ये हमेशा इसमें घुली हुई अवस्था में मिलेगा। अब कहते हैं ये जो गैस है हमारे पास, अब तीसरा कंसेप्ट लेते हैं कि विलय क्या होगा? विलय गैस हुआ, और विलय क्या होना चाहिए? ठोस। तो हमने क्या किया? N2 में क्या? घुली हुई कपूर, जो कपूर घुलता है उसका जो विलयन होगा वो क्या होता है? कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है, और N2 क्या होता है? गैसीय विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो उसे हम लोग कहते हैं गैसीय विलयन। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। तो अब हम इसे मिटाएंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टर्म में, द्रवित विलयन की तरफ में। दूसरे पार्ट में द्रव विलयन, जो इसका दूसरा पार्ट होगा भौतिक अवस्था के आधार पर। तो द्रव विलयन कहते किसे हैं? तो कहता है कि वैसा विलयन जिसमें विलायक द्रवित अवस्था, मतलब विलायक जो होगा वो किस अवस्था में होगा? द्रवित अवस्था में होगा, उससे हम लोग कहते हैं द्रव विलयन कहते हैं। मतलब विलायक जो होगा, जो घोलने वाला होगा, वो द्रव होना चाहिए, और बाकी आपके जो पदार्थ हैं ऐसे विलयनों में विलायक तो द्रवित अवस्था में होता ही है, और बाकी जो पदार्थ होते हैं वो तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। विलय होगा तो ठोस होगा, द्रव होगा और गैसीय अवस्था में हो सकता है। तो इस पर हमने एग्जांपल लिया है कि जैसे हमने क्या किया, एक तरफ विलायक लिखा है और एक तरफ विलय लिखा है, तो हमने क्या किया कि हमेशा विलय क्या होना चाहिए? द्रवित अवस्था में होना चाहिए। तो हमने तीन एग्जांपल में क्या लिखा है? द्रवित अवस्था के जानते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था तीन ही होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो हमने विलायक द्रव लिया और इसमें हमने गैस लिया। तो इसका एक उदाहरण होता है कि जल किसमें होता है? H2O हमेशा द्रव। तो जल में घुली हुई O2, क्योंकि हम जानते हैं कि जल में क्या घुला रहता है? ऑक्सीजन, क्योंकि जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से ही बनता है। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या उपयोग करते हैं कि जो जलीय जीव होते हैं, तो जलीय जीव उस ऑक्सीजन का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। जैसे मछली, उसका पालन, मछली क्या करती है? उसे अपने श्वास के रूप में जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेकर जिंदा रहती है। तो ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन। फिर कहता है कि द्रव, इसमें द्रव है, द्रव का जो विलयन हमें मिलेगा तो क्या होगा? जल में C2H5OH का विलयन, जल में C2H5OH का हो जाएगा। ये है अल्कोहल, शराब, जो हम शराब पीते हैं, जो अल्कोहल होता है वो किसमें? जल में घोल देंगे, तो ये क्या हो गया? जल में C2H5, ये भी जलीय अवस्था में और ये भी जलीय अवस्था, दोनों जलीय होने चाहिए। तो ये कहता है फिर विलय द्रव, और इसका विलय क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। तो
जल एवं चीनी का विलयन। तो जल में जब हम लोग चीनी मिलाते हैं तो क्या मिलता है? शरबत। चीनी किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। तो इसका कंडीशन एक ही है कि इसमें जो द्रवित विलयन होगा इसका विलायक हमेशा किस अवस्था में होना चाहिए? द्रवित अवस्था में। ये जो विलय होगा वो तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट में ठोस विलयन के बारे में। अब आइए भौतिक अवस्था के आधार पर तीसरे पार्ट को देखते हैं, इसका डी का ठोस विलयन। ठोस विलयन किसे कहेंगे? तो वैसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है उसे ठोस विलयन, उसे ठोस विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। तो ठोस विलयन का कंडीशन क्या हो जाए कि जो घोलने वाला होगा वो ठोस होना चाहिए और बाकी विलय जो उसमें आकर घुलता है वो तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। और ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। कंडीशन है ये हमने लिख भी दिया है कि ऐसे विलयनों में विलायक तो ठोस अवस्था में होता है परंतु विलय गैस या द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। इसको हमने क्या किया? उदाहरण दिया, एक तरफ विलय और एक तरफ विलायक और उसके लिए कुछ उदाहरण दिए। हमने क्या किया? ठोस, पहले हमने विलायक को क्या लिया? ठोस, और जो विलय हमारा क्या हो गया? गैसीय अवस्था में लिया। तो हमने इसका ठोस का होता है Pd और इसमें हमने क्या किया? H2 को मिला दिया, इसका जो विलयन मिलता है वो क्या होता है? ठोस और गैसीय अवस्था का विलयन कहा जाता है। ठोस हमने फिर क्या लिया? ठोस, और ये विलय क्या ले लिया? द्रव। तो सोडियम अमालगम, जो सोडियम अमालगम होता है उसमें हमने क्या किया कि विलायक ठोस अवस्था में और विलय क्या है? द्रव अवस्था में। तो सोडियम अमालगम, सोडियम जो होता है ये क्या होता है? ये सोडियम हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। जो क्या करता है? अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आए तो उसमें आग पकड़ लेता है, ठोस अवस्था में होता है। तो ये क्या है? ये Hg अमालगम जो बनता है ये पारा, Hg मतलब क्या होता है? पारा, मरकरी। पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में पाया जाता है। अगर उस दोनों को मिलाते हैं, सोडियम और Hg को मिलाते हैं तो हमारे क्या मिलता है? सोडियम अमालगम। तो ये क्या हो गया? ठोस और द्रव का विलयन इसे कहेंगे। तो इसमें हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा सोडियम और विलय क्या हो जाएगा? Hg, घुलने का काम करेगा। ठोस ये क्या हो गया? फिर हमने ठोस और ठोस दोनों ठोस लेने हैं तो हमने क्या किया? Au में Cu का विलयन। Au क्या है? सोना। सोना में हम क्या मिलाते हैं? कॉपर। आभूषण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सोना में कॉपर मिलाते हैं। और बहुत सारी धातुएं हैं जो हम क्या करते हैं? इसमें हम लोग मिलाकर अपने आभूषण को बनाते हैं। आभूषण मतलब गहने को बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण तीन प्रकार से, किस में? गैसीय, ठोस और द्रव अवस्था में। तो हमने विलयन का आज क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन के बारे में हमने ब्रेक बनाया 4 पार्टों में A B C D कर हमने बताया। आप इसका अध्ययन करिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो हमें किसी भी स्तर से बताने की कोशिश करिएगा। आप इसे निरंतर रूप से पढ़िए। इस पर हम कुछ क्वेश्चन तैयार करेंगे, आपको याद करेगा, फिर उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। अब हम लोग मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसी के साथ में।